हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर दिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। तो भाई सबसे पहले यदि प्रॉपर्टी की बात करें फिनोल की, सबसे पहली वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर मतलब जब फिनोल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस रिलीज करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। लेट्स सी, ये आपके पास फिनोल है, फिनोल OH एक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ क्या करेगी? रिएक्ट। तो क्या होगा भाई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहां से। तो क्या बन जाएगा आपके पास? सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस में H2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज। यहां से ये पता चलता है कि जो फिनोल है उसका नेचर एसिडिक है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। ठीक, दूसरी किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो तब भी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी हमारे पास? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। लाइक पोटेशियम के साथ यदि ये रिएक्ट करती है पोटेशियम के साथ, तो अगेन क्या बन जाएगा हमारे पास? पोटेशियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहां पर पोटेशियम आएगा भाई, ठीक। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2। अब किसके कंपैरिजन में फिनोल कितनी ज्यादा एसिडिक है, या फिनोल ज्यादा एसिडिक है, या कौन है ज्यादा एसिडिक है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में मिलने वाले हैं आपसे, जहां पर हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल के बारे में। ठीक है, आज हम कोई और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हमारे पास फिनोल की। चलिए इसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं फिनोल के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई है एसिडिक करेक्टर। तो मैं साइड में लिख रहा हूं भाई, इसका कैसा करेक्टर है? एसिडिक करेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हमारे पास सेकंड, वो है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, देखिए बेंजोइल क्लोराइड बच्चे क्या होता है? दिस इज बेंजीन, और बेंजीन पे लगा हुआ है COCl। इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? जब अल्कोहल ने बेंजोइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी थी तो आपको ध्यान हो तो एस्टर बना था, एस्टर। चलिए यहां पर देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होने वाली, अपने आप समझ में आ जाएगा भाई आपको क्या बनने वाला है। यहां पर दिस इज बेंजीन, ये आ गया बच्चे OH, दिस इज बेंजीन, यहां पर आ गया है CO, यहां पर आ गया है Cl। तो क्या रिलीज हो जाएगा? यहां से HCl रिलीज हो जाएगा, HCl। ठीक है ना, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी हमारे पास, पिरिडीन। तो बच्चे प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखते रहिए आप, बेंजीन, दिस इज O, दिस इज CO, और अगेन क्या आ गया हमारे पास? बेंजीन। ठीक, तो इसका नाम क्या बन गया हमारे पास? दिस इज फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई है? एस्टर की फॉर्मेशन। तो जब जब फिनोल किसके साथ रिएक्ट करेगी हमारे पास? बेंजोइल क्लोराइड के साथ, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, तो क्या बनेगा हमारे पास? फिनाइल बेंजोएट बनेगा, मींस एस्टर की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। और जब भी आप चाहे अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं आप, चाहे फिनोल की, किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो इस रिएक्शन को सोटन बोमन रिएक्शन बोलते हैं। सोटन बोमन रिएक्शन इसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। दिस इज सोटन बोमन रिएक्शन व्हेनेवर अल्कोहल और फिनोल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन देंगे हमारे पास? सोटन बोमन रिएक्शन। तो लेक्स लिख दो हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करवाई हमने? बेंजोइल क्लोराइड के साथ। साइड में लिखता जा रहा हूं मैं सारी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन को लेकर आते हैं बच्चे आपके पास, जहां फिनोल रिएक्ट करेगी हमारे पास जिंक डस्ट के साथ। फिनोल किसके साथ रिएक्ट करने वाली है? जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट के साथ जब आप हीट करोगे फिनोल को, तो बताइए क्या बन जाएगा? 11th क्लास में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, यहां से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए जिंक ऑक्साइड, और बेंजीन बच जाएगा, बस बेंजीन। क्या बच जाएगा बच्चे? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। तो बेंजीन पे से OH ग्रुप हटाने का मेथड है ये,
कि उसको जिंक डस्ट में मिला दो, भैया ऐसे बोल दिया, और धूल में मिला दो फिनोल को। फिनोल को किस में मिला दो? धूल में। यदि फिनोल धूल में मिल गई तो फिनोल तो भाग गई यहां से, क्या बच जाएगा आपके पास? बेंजीन। तो थर्ड रिएक्शन हमने किसके साथ करी है इसकी? विद जिंक डस्ट। ठीक है, एसिडिक रिएक्टर में H2 गैस रिलीज होगी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगी तो क्या होगा हमारे पास? एस्टर की फॉर्मेशन होगी। जिंक डस्ट के साथ क्या बनेगा हमारे पास? बेंजीन बनेगा बच्चे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ESR रिएक्शंस ऑफ फिनोल मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल के बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए भैया, आपको यदि मैं फिनोल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि बनाकर दिखाऊं, तो फिनोल पे यहां पर क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहां पर आ गया आपके पास OH डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और ये कहां पर जाएगा? और भी आगे। तो देखते रहिए क्या बन रहा है आपके पास, क्या नहीं। डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड OH यहां पर आ गया है पॉजिटिव। ये फिर यहां जाएगा, ये जाएगा बच्चे यहां पर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, और ये यहां पर चला जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा? फिर से फिनोल बन जाएगा और यहां बन जाएगा OH। ठीक है, बन गया। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर किस किस जगह पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आया है, किस किस जगह पे नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज नजर आएगा आपको ऑर्थो पे, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे, और कहां पे नेगेटिव चार्ज नजर आया आपको? पैरा पे, पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब जो फिनोल है वो कैसा ग्रुप है? उसके अंदर जो OH ग्रुप लगा हुआ वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास हुआ। तो यदि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब रिंग के ऊपर अटैच होने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, यदि रिंग के ऊपर अटैच होगा आकर फिनोल के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में, तो या तो अटैच होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे या वो अटैच होगा हमारे पास पैरा पोजीशन पे। क्योंकि ये लोन पेयर बहुत जल्दी से रिंग के अंदर आएगा रेजोनेंस शो करने के लिए। रेजोनेंस क्या करने के लिए बच्चे? शो करने के लिए। तो इसका मतलब जो फिनोल है वो बहुत फास्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देंगी, बहुत ही फास्टली वो क्या देने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उनमें से अब बारी बारी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो देखिए जैसे आप फिनोल है, फिनोल OH, इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हो, ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा समझिए ध्यान से। ये ब्रोमीन जाएगा रिंग के ऊपर, OH की परमिशन लेकर ये ब्रोमीन कहां जाएगा? रिंग पे। अब क्या होता है यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चे ध्यान से, एक और रिएक्शन में इसके साथ ही लिख रहा हूं। ये फिनोल है, फिनोल, यहां पर मैंने डाल दिया ब्रोमीन, लेकिन वाटर नहीं लिया, यहां पर CS2 ले लिया है। नॉन पोलर सोलवेंट है ये। नॉन पोलर सोलवेंट का मतलब C डबल बॉन्ड S, इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी है? 0। क्या है डाइपोल मूवमेंट? 0। और एक बार ले लिया है वाटर। तो पहले तो हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, डायरेक्ट मेथड की, किस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएं। यदि फिनोल में आपने ब्रोमीन वाटर डाला है तो आपके पास क्या बनेगा? देखिए फिनोल तो रहेगी एज इट इज, फिनोल। अब तीनों जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहां पर भी ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन आ जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन, दैट इज 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलेगा आपको। बट यदि वही ब्रोमीन आपने नॉन पोलर सोलवेंट के साथ ले रखा, जैसे CS2 के साथ ले रखा है, तो उस टाइम पे बच्चे प्रोडक्ट आएगा आपके पास कुछ इस तरह से, OH ब्रोमीन, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा, एक आएगा आपके पास पैरा प्रोडक्ट BrOH। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे? रीजन क्या है कि जब हम ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तीनों जगह पे ब्रोमीन लग रही है। लेकिन हम ब्रोमीन CS2 यदि डाल रहे हैं तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक जगह पे ब्रोमीन लग रही है। तो
तो इसके पीछे का रीजन है सोलवेंट। सोलवेंट देखो क्या होता है, जब फिनोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है रिंग के अंदर, ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी रिंग में, तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रिंग पे। मैं ऐसे बना देता हूं भाई, ऐसे रिंग पे, एंटायर रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को जो पोलर सोलवेंट है, जैसे वाटर है, वाटर ये कैसा सोलवेंट है बच्चे? पोलर। इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो पोलर सोलवेंट रिंग के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है। क्या कर देगा उसको? स्टेबल। अब समझो ध्यान से क्या यहां पर बात चल रही है। यदि ऑक्सीजन को यह पता लग जाए कि तू जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी अंदर, और जो अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या नहीं करेगी? और यदि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी ऑक्सीजन, तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रिंग के ऊपर, जिसके कारण तीनों जगह पे आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, तीनों जगह पे। लेकिन यदि आपने नॉन पोलर सोलवेंट डाल रखा है, जैसे CS2, अब नॉन पोलर और ये रिंग पे नेगेटिव है, तो वो तो पोलर है नेचर में, तो क्या वो स्टेबल करेगा? नहीं, वो क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा, उसको स्टेबल नहीं करेगा। तो क्या OH उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी जल्दी जल्दी? नहीं। तो रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यदि नॉन पोलर सोलवेंट है तो आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा बच्चे, ठीक है। यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? पैरा। और जो माइनर कम मात्रा में बनेगा वो प्रोडक्ट रहेगा ऑर्थो। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, ब्रोमीन CS2 है, नॉन पोलर सोलवेंट दे रखा है, तो आप मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे एक बार। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमने फोर्थ पढ़ ली है, विद ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन CS2, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यदि बात करूं तो वो है हमारे पास नाइट्रेशन। तो जहां पर भी नाइट्रेशन आए तो इसका मतलब है NO2 ग्रुप लगाना है आपको, NO2 ग्रुप लगाना है। तो चलिए भाई फिनोल की रिएक्शन करवा देते हैं नाइट्रेशन में हम किसके साथ? HNO3 के साथ। दिस इज फिनोल, लेकिन डाइल्यूट HNO3 में ले रहा हूं अब की बार, डाइल्यूट। तो जब आप डाइल्यूट HNO3 लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ऑर्थो और एक मिलेगा बच्चे आपको पैरा प्रोडक्ट, पैरा। दिस इज NO2, दिस इज OH, ठीक है। यदि डाइल्यूट HNO3 आप लेते हो तो की बात है। यदि आप फिनोल में, फिनोल के अंदर आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हो, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और वो भी H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहां पर ज्यादा नाइट्रेशन हो जाएगी, ज्यादा। तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा यहां पर बच्चे, पिक्रिक एसिड। कैसे? फिनोल, यहां पर NO2 लग जाएगा, यहां पर भी क्या लग जाएगा? NO2, यहां पर भी क्या लग जाएगा? NO2। तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज और आपको ध्यान रखनी है नाइट्रेशन के केस में। मैंने यहां पर लिख दिया है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में दो होगा हमारे पास, एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवानी है आपको, एक किसके साथ करवानी है? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। यदि डाइल्यूट HNO3 है तो इतनी ज्यादा नाइट्रेशन नहीं होगी, कम अमाउंट में नाइट्रेशन होने वाली है, मतलब इतनी एक्सेस में नाइट्रेशन नहीं होगी, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। But if you are using concentrated HNO3 with concentrated sulfuric acid, then you will get picric acid, ट्राइनाइट्रोफिनोल मिलेगा बच्चे आपको। क्या मिलेगा? ट्राइनाइट्रोफिनोल। रीजन सिंपल सा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होने के कारण एक्सेस में नाइट्रेशन होगी, और ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 वी आर यूजिंग, तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। गॉट इट? अब बात करते हैं ऑर्थो और पैरा में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो बच्चे ध्यान से रखना, यहां पर आप बात, जो ऑर्थो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा,
और पैरा रहेगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। सर ये क्या बात हुई? अभी तक तो आज तक हमने जो ESR पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें तो पैरा मेजर होता था और ऑर्थो क्या होता था? माइनर। बट इन दिस केस कुछ स्पेसिफिक बात है यहाँ पर। देखिए क्या है यहाँ पर, जब ऑर्थो पे आप NO2 ग्रुप लगाते हो, ऑर्थो पे N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बच्चे। क्या हो जाएगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, मोलिकुलर H बॉन्डिंग होने से जो ऑर्थो आइसोमर है वो क्या हो जाता है बच्चे? स्टेबल। तो भाई ऑर्थो आइसोमर स्टेबल होगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहां पर। समझ गए हैं? तो चलिए ये तो रीजन समझ गए। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि इस ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो याद रखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। अब ऑर्थो आइसोमर में तो क्या हो रही है बच्चे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पैरा में कौन सी होगी? इंटरमोलिकुलर। कैसे? देखिए ये पैरा वाला आइसोमर बना रहा हूं मैं यहां पर। दिस इज OH, दिस इज N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। एक और फिनोल बनानी पड़ेगी ना मेरे को पैरा वाला आइसोमर के लिए, तो OH यहां पर N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है भैया। क्या हो रही है यहां पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको नहीं पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो यहां पर जो अब आई बटन डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो यहां जाइए और सीखिए डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ग्रेटर देन ऑर्थो आइसोमर। समझ जाएंगे? तो ये थी हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। अगली बात करूं मैं आपके पास सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप अटैच करना है आपको? SO3H ग्रुप अटैच करना है। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखिए ये तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन तो बार बार रिपीट होने वाली हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट सल्फोनेशन की बात करें तो आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये आपके पास फिनोल है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप H2SO4 के साथ विद कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आप ऑर्थो पे SO3H लगा देंगे, ऑर्थो पे SO3H प्लस आप लगा देंगे बच्चे पैरा पे SO3H, पैरा पे SO3H। ये तो भैया बच्चों जैसी बातें हो गई है, बार बार ये रिएक्शन करवाना, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन वगैरह तो आप कर लेंगे। 6th रिएक्शन आ गई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है सल्फोनेशन। ठीक है, अगली पढ़े फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप क्या करेंगे? आपके पास है बच्चे फिनोल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में किसके साथ रिएक्शन करवानी होती है? अल्काइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, RCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो बोलिए ये इसकी परमिशन से इसको यहां छोड़ के आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो आपके पास ये जो OH है ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 को रखेगी, या कहां रखने वाली है? पैरा पोजीशन पे CH3 को लगाएगी, पैरा पे। यू नो वेरी वेल पैरा विल बी द मेजर वन। पैरा क्या रहने वाला हमारे पास? मेजर प्रोडक्ट रहने वाला। जनरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में यहां जो ये प्रोडक्ट बनते हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनते, मतलब इनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चे क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे। ये लोन पेयर AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि AlCl3 क्या है? लेविस एसिड। क्या है बच्चे? AlCl3 लेविस एसिड है, इसलिए ऐसा है कि आपको जो यील्ड है, जो मात्रा है इनकी कम मिलेगी।
तो 7th रिएक्शन यहां पर मैं लिख देता हूं जो हमने पढ़ी है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझ में आ गया भाई। सल्फोनेशन में बच्चे SO3H ग्रुप लगाना है ऑर्थो पैरा पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R ग्रुप लगा देना है यहां पर नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगा देना है, जस्ट सिंपल एज इट इज। ठीक है, बहुत आसान है ये सब। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल। कपलिंग रिएक्शन तो क्या होता है कपलिंग रिएक्शन में? जो फिनोल है, फिनोल वो किसके साथ रिएक्ट करती है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ बच्चे रिएक्ट करेगी तो डाई बना लेगी। ये क्या बना लेगी? एजो डाई बना लेगी। डाई नहीं होती है जो रंग होते हैं, कपड़ों में डलवाते हैं, बालों में लगवाते हैं कलर वगैरह, तो ये डाई बना लेगी। ये रिएक्शन कौन सी? कपलिंग रिएक्शन में। जब जब फिनोल किसके साथ रिएक्ट करेगी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्या करने वाली है बच्चे? रिएक्शन करने वाली है हमारे पास। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। भाई ये फिनोल है आपके पास, दिस इज फिनोल। भाई फिनोल को मैं थोड़ा सा लेटा लेता हूं इस तरह से, ये है फिनोल। यहां पर लेना है आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या था आपके पास? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा रिंग। यही था ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? थोड़ा सीधा करके दिखाऊं ताकि पहचान में आ जाए आपको। बेंजीन डाइएजोनियम, यहां पर आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखिए होगा क्या यहां पर, आप थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम रखेंगे, 9 से 10 pH रखेंगे यहां पर, क्योंकि जो एजो डाइज बनती हैं, जो डाई बनती हैं वो pH सेंसिटिव होती हैं, pH पे डिपेंड करती है उनकी स्ट्रेंथ जो डाई की बनेगी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम रखना है आपको, pH रखनी है 9 से 10 के आसपास। तो देखिए अब क्या होगा, आपको पता ही है कि जो ये फिनोल है ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है, तो पैरा पोजीशन पे जोड़ेगी ना इस ग्रुप को, तो पैरा पे जो हाइड्रोजन लगी हुई है, हाइड्रोजन ये यहां से HCl बना लेगी बच्चे, HCl। और ये HCl क्या हो जाएगा? यहां से बाहर भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा HCl। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनोल एज इट इज रहेगी, फिनोल को आप कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे, फिनोल एज इट इज, दिस इज फिनोल। HCl यहां से चला गया है तो क्या बन गई है? N डबल बॉन्ड N, N2 को लिखा जाएगा N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड। ये रिंग क्या रहेगी हमारे पास? एज इट इज रहेगी। तो ये अब क्या बन गई हमारे पास? ऑरेंज कलर की डाई होती है बच्चे। ये किस कलर की डाई होती है? ऑरेंज कलर की डाई। तो कहीं पर आपको फिनोल का टेस्ट करना है कि आपको मान लीजिए कि किसी कंटेनर में डाल के दे दें फिनोल और आपसे पूछें कि बताओ ये फिनोल है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये फिनोल है या नहीं है? तो आपको ऑरेंज डाई टेस्ट करना पड़ेगा। आप क्या करो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उसमें डाल दो, यदि ऑरेंज कलर की डाई बन गई तो इसका मतलब तो वहां फिनोल है, इसका मतलब तो वहां पर बच्चे फिनोल है। यदि वो डाई नहीं बनी pH मेंटेन करने के बाद भी, तो इसका मतलब वो फिनोल नहीं है। समझ गए हैं? तो ये थी कौन सी रिएक्शन बच्चे? कपलिंग रिएक्शन। तो यहां लिख दो हमारे पास, दिस इज कपलिंग रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म उसी रिएक्शन का हम करवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर की लास्ट रिएक्शन हम लेकर आ गए हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो भाई ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी फिनोल का ऑक्सीडेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है? फिनोल, यह है फिनोल। इसमें आप डाल दीजिए K2Cr2O7, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में विद H2SO4। ठीक, तो अब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा फिनोल का, और जब जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है हमारे पास बेंजोक्विनोन। ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। ये भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान में रखिए। एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज रिएक्शन कि जब फिनोल का
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो बेंजोकिनोन बनेगा। देखो पैरा पे है ना, पैरा पे तो बन जाएगा पैरा बेंजोकिनोन, बेंजोकिनोन बन जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखेंगे। तो लास्ट रिएक्शन जो आज हमने पढ़ी है, 9वीं रिएक्शन, तो वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ऑक्सीडेशन। अब फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो रिएक्शन और रहती है, जिसमें से एक रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन हमारे पास। तो रीमर टीमन रिएक्शन और कोलबेज रिएक्शन की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग अलग, ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट की रिएक्शन होगी, क्योंकि यदि उन वीडियोज को मैं यहां डालता हूं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और उनका मैकेनिज्म भी करवाना है हमें अलग से, दोनों की दोनों रिएक्शंस का। तो उन दोनों रिएक्शंस को अलग से हम देंगे, अलग से 10-10 मिनट की दो वीडियो और बनाएंगे, तब जाकर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। तो आप जरूर विजिट करें उन दोनों वीडियोज को भी। और आज हमने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? एसिडिक करेक्टर फिनोल का H2 गैस रिलीज हो जाएगी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ एस्टर बन जाएगा, सोटन बोमन रिएक्शन थी। जिंक डस्ट के साथ धूल में मिला दोगे, बेंजीन बन जाएगा। ब्रोमीन वाटर, तीनों जगह ब्रोमीन लगाएगा, ब्रोमीन CS2 ऑर्थो या पैरा पे ब्रोमीन लगाएगा। डाइल्यूट के केस में HNO3 नाइट्रेशन हो रही है तो ऑर्थो और पैरा पे बनेगा और ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। कंसंट्रेटेड में तीनों जगह पे NO2 लग जाएगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो या पैरा पे। कपलिंग रिएक्शन में ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, ठीक, पैरा पोजीशन पे वो अटैच हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में पैरा बेंजोकिनोन बनने वाला है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास ऑलमोस्ट सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर कोलबेज रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ ज़ेटेन क्लासेस पे। थैंक यू।